वेलकम टू यूनिवर्ट जिंकी में आप सभी का स्वागत है। ये पोस्ट फाइट इंस्टेंट रिएक्शन वीडियो है यूएफसी फाइट नाइट लंदन का। हम इससे पहले कुछ भी कहें, आप सभी को पता होगा कि जॉर्ज फोरमैन इस दुनिया में नहीं रहे। सो ऑल आई वांट टू विश इज रेस्ट इन पीस जॉर्ज फोरमैन। जब तक बॉक्सिंग की दुनिया रहेगी ना, जॉर्ज फोरमैन को याद किया जाएगा, चाहे वो फ्रेजर को हराने के लिए हो, चाहे वो अली से हारने के लिए हो, चाहे एक पास्टर बनने के लिए हो, चाहे वापसी करने के लिए हो, चाहे 46 साल की उम्र में एक बार फिर से चैंपियन बनने के लिए हो, या फिर फोरमैन ग्रिल के लिए हो, बट फोरमैन को याद किया जाएगा। अब सीधे फाइट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वो फाइट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पूजा तोमर वर्सेस शोना बैनन की फाइट। आप सभी ने इस बात पे कमेंट किया कि मैंने जब प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस का वीडियो बनाया तो पूजा तोमर के बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं उस फाइट में इंटरेस्टेड नहीं था। इसलिए नहीं कि मैं उस फाइट को नहीं देखने वाला था, एक्चुअली मैं उस फाइट को देखने वाला था काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ। बट मेरे हिसाब से मैं उन्हीं फाइट के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करता हूँ जो कंटेंडरशिप की तरफ बढ़ती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि आई डिडंट वांटेड टू वॉच अ फाइट। पहले मैं उसकी फाइट के बारे में बात कर देता हूँ कि इस फाइट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर मेरे पास जो इंप्रेशन है पूजा तोमर का उसके बारे में बात करता हूँ मैं। जैसे कि स्टार्ट जो है एक्चुअली दोनों ही फाइटर्स ने फास्ट की पहले राउंड में। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि पिछली फाइट में पूजा तोमर के जीतने का बहुत बड़ा कारण साइड किक था, पर इस फाइट में शोना बैनन का सबसे बड़ा वेपन अगर कोई था तो वो साइड किक था। पहले राउंड को अगर देखा जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा डैमेजिंग शॉट अगर किसी ने मारे तो वो पूजा तोमर ने थे। बट एक प्रकार से कहें तो डिस्टेंस मेंटेन और हल्की सी एज अगर कहीं पे थी तो वो शोना बैनन की थी। इसीलिए मैंने पहला राउंड शोना बैनन को दिया और दूसरा राउंड स्टार्ट होने के कुछ देर बाद जब कभी पूजा तोमर शोना बैनन की रेंज में आती तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती, बट शोना बैनन वॉज ट्राइंग टू कीप हर अवे विथ हर साइड किक्स और बहुत हद तक वो सफल भी हो रही थी। पर जब एक बार वो सफल नहीं हुई तो पूजा तोमर ने उसको हेड किक नॉक डाउन किया और उसके पीछे ग्राउंड पे गई। और जब ग्राउंड पे गई तो वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर उसके पहले गार्ड में चली गई और फिर अपना आर्म दे दिया और आर्म बार से सबमिट हुई पूजा तोमर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शोना बैनन। और अब मैं पूजा तोमर के बारे में बात करना चाहूँगा। आई थिंक शी इज़ अ रियल फाइटर। दोस्त, पूजा तोमर सबसे अच्छी फाइटर नहीं होगी, बट सबसे ज़्यादा भूखी फाइटर है, ये बात मैं आपको बताने को तैयार हूँ। मेरे को उसके अंदर खतरनाक एग्रेशन दिखाई देता है। अब आप कहोगे ये फाइट हारने के बाद मैं उसकी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो तारीफ़ करने की बातें हैं वो तारीफ़ करने की बातें हैं हारने के बाद भी। हम उन चूतियों में से एक नहीं है जो पहले रिजल्ट देखते हैं और फिर फाइट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम पूरी फाइट देखे हैं तो उसके हिसाब से हम फाइटर को जज करेंगे। पूजा ने गलती की जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी, पर बाकी सारी फाइट में शी कम्स आउट वेरी एग्रेसिव। वो ऐसा लगता है कि 105 वो फाइट करना चाहिए उसको 115 की जगह, बट ये उससे में 105 वाला डिवीजन है नहीं, इसलिए उसका साइज थोड़ा छोटा नज़र आता है। बट शी कम्स आउट वेरी एग्रेसिव, वेरी हंग्री। हो सकता है कि वो सबसे अच्छे मिक्स मार्शल आर्टिस्ट ना हो, बट शी इज़ वेरी गुड फाइटर। एंड लॉस इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हार गए, इस बात से एक्चुअल फ़र्क पड़ता है कि आपने फाइट कैसे किया। एंड शी फॉट वेरी वेल अनलाइक सम अदर पीपल। सो ऑल द बेस्ट टू हर। आई होप दैट कि इस फाइट से वो ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होगी। एंड आई वुड लाइक टू सी हर मोर एक्टिव, मच मोर एक्टिव। साल में एक बार फाइट करना दैट्स नॉट गुड। होगा थोड़े बहुत और लॉसेस आएंगे, दैट्स ओके, बट बी मोर एक्टिव। एनीवेज, चलिए अब मेन कार्ड की तरफ चलता है। पहली फाइट थी नथानियल वुड्स वर्सेस मॉर्गन चेरिए की। टू बी ऑनेस्ट, मेरा मानना है कि नथानियल वुड्स इज़ अ वेरी गुड फाइटर और 135 में भी उसका प्रदर्शन बेकार नहीं था, बट 145 में नथानियल अपने घर में नजर आता है। ही साउंड्स प्रीटी गुड इन 145। एनीवेज, जैसी फाइट स्टार्ट हुई कुछ फीलिंग आउट प्रोसेस के बाद 90 सेकंड के अंदर नॉकडाउन किया नथानियल वुड्स ने और चेरिए के पीछे पीछे वो ग्राउंड पे गया। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 30 सेकंड तक चेरिए ने संभलने के लिए लिए और 30 सेकंड के बाद पोजीशन जब रिवर्स की तो रिवर्स करने के पहले थोड़ा छोटा मोटा गिलोटिन अटैम्प्ट नथानियल वुड्स ने किया। पर जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया वो ये था कि नथानियल वुड्स ग्राउंड में बॉटम पोजीशन से भी बेकार नहीं था। सबसे पहली बात तो उसने एक भी सेकंड ऐसा नहीं दिया जहाँ पे चेरिए कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सके। दूसरी बात, उसने ग्राउंड से अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंड किया। अगर आखिरी के 30 सेकंड में छोटी मोटी ग्राउंड एंड पाउंड को छोड़ दिया जाए तो चेरिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, इसलिए क्लियर नथानियल वुड्स राउंड था। सेकंड राउंड में भी ये बात साफ साफ नज़र आ रही थी कि अगर फाइट ग्राउंड तक नहीं गई तो क्लियर एज है नथानियल वुड्स को, और वो एज जो है इस राउंड के एंड तक बनी रही। सेकंड राउंड भी मैंने नथानियल वुड्स को ही दिया। तीसरा राउंड क्लोज था, बट फिर भी ये राउंड नथानियल वुड्स का ही राउंड था और जजेस का भी यही मानना था।
अब एक बार फिर से जाने से पहले नेथानियल वुड्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेरा मानना है कि वो टाइम हमें आ गया है जब नेथानियल वुड्स को एक रैंक्ड ओपोनेंट एक बार फिर से दिया जाए, ताकि वो अपने आप को साबित कर सके। देखिए, नेथानियल वुड्स में वो क्वालिटी तो नहीं है कि वो बिल्कुल आपको आउटस्टैंडिंग फिनिश देगा, बट नेथानियल वुड्स ना टैक्टिकल फाइटर है। ही इज़ अ थिंकिंग फाइटर। वो सोचता रहता है फाइट के बीच में भी, और प्रॉब्लम सॉल्वर है। मेरे को ये सारी क्वालिटी नेथानियल वुड्स में अच्छी लगती है। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं नहीं मानता कि नेथानियल वुड्स चैंपियनशिप लेवल का फाइटर है, कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कहूँगा टॉप 10 लेवल का फाइटर भी अभी नहीं है, बट टॉप 10 के बाहर जो भी अच्छे फाइटर हैं उनमें से एक नेथानियल वुड्स है। इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि उसको रैंक मिलेगी, बट फिर भी यार टॉप 15 रैंक का फाइटर उसके फाइट में नेक्स्ट होना चाहिए। और नेथानियल वुड्स शुड ऑप्ट टू चूज फाइट इन अमेरिका रादर देन इंग्लैंड ऑल द टाइम। एनीवेज, हम अगली फाइट की तरफ जाके चलते हैं। अगली फाइट जो थी वो थी जॉर्डन वेसेनिक वर्सेस क्रिस डंकिन की फाइट। लोगों का मानना था कि क्रिस डंकिन से बेहतर फाइटर है जॉर्डन वेसेनिक, और वो फेवरेट था इस फाइट में। बट फाइट शुरू होते साथ ही क्रिस डंकिन को घंटा फर्क नहीं पड़ा कि किस साइड में ऑड्स हैं या फिर कौन फेवरेट है। उसने नॉकडाउन किया जॉर्डन को, और बाकी पूरे राउंड में ग्राउंड में कंट्रोल किया। क्लियर डंकिन राउंड 10-9। दूसरे राउंड में डंकिन ने 2 मिनट के लिए कंट्रोल किया टेक डाउन के बाद ग्राउंड पे वेसेनिक को। उसके बाद एक्चुअली वेसेनिक ने टेक डाउन अटैम्प्ट किया जो कि रिवर्स हो गया, और जो कि इस पोजीशन में पहुंच गया कि गिलोटिन अटैम्प्ट किया क्रिस डंकिन ने। और सच कहूँ तो मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ अटैम्प्ट है कि जिससे फाइट खत्म हो जाएगी, बट वेसेनिक गेव अप टू अर्ली और क्रिस डंकिन की जीत हुई गिलोटिन सबमिशन के द्वारा। अब मेरा मानना है कि क्रिस डंकिन के लिए भी टाइम आ गया है जब उसे रैंक्ड अपोनेंट दिया जाए, और ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। हाँ दोस्त, मेरे हिसाब से ना जॉर्डन वेसेनिक ने इतने टैटू बना लिए ना कि चड्डी पहन के भी अगर वो निकलेगा ना रोड में तो ऐसा लोगों को लगेगा कि टी शर्ट पहना हुआ है। आपको पता है, आपके शरीर में 2 या 3 टैटू होंगे ना अच्छे से, तो लोग आपको देखेंगे और वो टैटू को देखेंगे। पर जब आपके शरीर के हर इंच में टैटू होगा ना, तो नोबडी गिव्स अ फक अबाउट योर टैटू। एनीवेज, मेरे पास भी एक टैटू है और दूसरा मैं शायद अगले महीने बनाऊंगा। चलते हैं अगली फाइट की तरफ। नेक्स्ट फाइट थी एलेक्सिया ताइनारा वर्सेस मॉली मैकेन की। आपको याद रखना होगा कि एलेक्सिया ताइनारा की ये जो फाइट थी ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस फाइट थी मॉली मैकेन के खिलाफ। जैसे ही फाइट चालू हुई थोड़ी देर में ही ताइनारा ने टेक डाउन किया मॉली मैकेन को। मॉली मैकेन की कुछ एल्बोज जो थी वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग थी ग्राउंड से, बट जैसे जैसे ग्राउंड में कंट्रोल किया ताइनारा ने मॉली मैकेन को और आरएनसी अटैम्प्ट किया, एंड मॉली मैकेन आरएनसी सर्वाइव नहीं कर पाए। बिल्कुल फ्लॉलेस विन थी ये ताइनारा की। और ताइनारा के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि हमारे लौंडे लफाटों के लिए अगर कोई बारात में हम जा रहे हैं तो वी कैन टेक हर। हो सकता है कि उसको जो लग रहा होगा उसका डांस कुछ और है, पर मुझे तो बारात डांस लग रहा था, एंड बारात डांस आर द बेस्ट डांस इन द वर्ल्ड। एनीवेज, इस इवेंट के बाद आई थिंक एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग ताइनारा टू डू मच मच बेटर देन दिस, एंड मच मच बेटर स्टेज देन दिस। और दूसरी तरफ मॉली मैकेन ने कहा कि दिस वॉज हर लास्ट फाइट, शी रिटायर्स। आपको सच कहूँ, मैं मॉली मैकेन से कभी भी इम्प्रेस नहीं हुआ। उसी किसी फाइट के बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि आई वॉज नेवर इम्प्रेस्ड, बट हु गिव्स अ फक कि मैं इम्प्रेस हूँ या ना हूँ। मॉली मैकेन ने शायद उन लोगों को इम्प्रेस किया जो ज़रूरी थे उसके लिए, जो लोग उससे उम्मीद रख रहे थे, जिन लोगों की नज़र में वो अच्छी थी, जिन लोगों की नज़र में वो बेहतरीन फाइटर थी और जो उसके लिए प्रे कर रहे थे। मॉली मैकेन ended up impressing those people, so who gives a fuck that in India some YouTuber is not impressed with her performance। लाइफ बहुत अजीब सी है मेरे दोस्त। हर कोई का ओपिनियन आपके पक्ष में होगा, आपके खिलाफ होगा, पर ध्यान रखना उन्हीं लोगों का ओपिनियन मैटर करता है जो लोग आपके लिए मैटर करता है। हर किसी चूतिया का ओपिनियन आपकी ज़िंदगी बदलने वाला नहीं है। एनीवेज, हम नेक्स्ट फाइट की तरफ चलते हैं। मेरे हिसाब से इसी फाइट से मेन कार्ड शुरू होता है, और ये फाइट थी गनर नेल्सन और केविन हॉलैंड। केविन हॉलैंड के बारे में आप सभी को पता है कि मैं हमेशा इसी बात के साथ शुरू होता हूँ कि मैं क्या कहूँ इस आदमी के बारे में। अगर ये अपने टैलेंट पे मेहनत करेगा तो ही कैन बी अ वर्ल्ड बीटर। ऑन दी अदर हैंड यार, गनर नेल्सन उस फाइटर की तरह है जिसको आप जब कभी फाइट करते हुए देखोगे ना तो उसकी इज्जत ही करोगे। एक्चुअली गनर नेल्सन इज़ वेरी फनी। अगर आप उसके इंटरव्यूज़ देखो, छोटे मोटे स्निपेट्स देखो, ही इज़ वेरी फनी। एनीवेज, इस फाइट में आते हैं। जैसी फाइट स्टार्ट होती है केविन हॉलैंड काफ़ी अच्छे स्टार्ट करता है, पर कुछ ही देर में टेक डाउन करता है केविन हॉलैंड को गनर नेल्सन। पर बॉटम से केविन हॉलैंड बुरा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। वो बॉटम से भी अटैक कर रहा है, यही नहीं, वो हर समय सबमिशन के लिए लुकआउट कर रहा है। ऐसे करते करते हम पहुंच जाते हैं 4 मिनट
45 सेकंड में। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से 4 मिनट 45 सेकंड में ज़्यादातर टाइम केविन हॉलैंड ने ग्राउंड में बिताया था और ग्रैंड नेल्सन उसके ऊपर था। बट फिर भी मेरा मानना है कि ज़्यादातर अटैक अगर कोई कर रहा था ग्राउंड से भी तो वो केविन हॉलैंड कर रहा था। फाइट एंडिंग मैनूवर के लिए भी अगर कोई जा रहा था, सबमिशन के लिए भी अगर कोई जा रहा था तो वो केविन हॉलैंड था। मेरे हिसाब से 4 मिनट 45 सेकंड तक भी केविन हॉलैंड ये फाइट जीत रहा था, ये राउंड जीत रहा था। बट 45 सेकंड के बाद आखिरी के 15 सेकंड में नॉक डाउन किया केविन हॉलैंड ने और अच्छा खासा ग्राउंड एंड पाउंड किया। तो उसके बाद तो ये राउंड केविन हॉलैंड को देने का बनता ही था। तो 10-9 केविन हॉलैंड। दूसरी राउंड की कहानी भी कुछ ऐसे ही, थोड़ा बहुत संभलने के बाद केविन हॉलैंड ने अच्छी शुरुआत की दूसरे राउंड की, पर थोड़ा बहुत संभलने के बाद ग्रैंड नेल्सन ने एक बार फिर से टेक डाउन किया और अगले 2 मिनट तक ग्राउंड में कंट्रोल किया। बट ग्राउंड से फिर अटैक केविन हॉलैंड ही कर रहा था। फाइट को फिनिश करने की कोशिश केविन हॉलैंड ही कर रहा था। इसीलिए ये राउंड भी मैंने केविन हॉलैंड को ही दिया। मेरा स्कोर हो गया 20-18। तीसरा राउंड, एक्चुअली तीसरा राउंड हमेशा की तरह केविन हॉलैंड ने अच्छा स्ट्राइकिंग में शुरू किया, पर ग्रैंड नेल्सन ने टेक डाउन किया और इस बार फुल माउंट में टेक डाउन किया। ये बात अलग है कि फुल माउंट थोड़ी देर बाद छूट गया, बट पहले के 2 राउंड में और इस राउंड में फ़र्क ये था कि एक्चुअली फाइट एंडिंग मनूवर यानी सबमिशन के लिए गनर नेल्सन गया और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में था केविन हॉलैंड, पर जैसे तैसे उसने सर्वाइव किया एंड ही गॉट अप होने के बाद भी थोड़े बहुत अच्छी खासी स्ट्राइकिंग की केविन हॉलैंड ने। बट इस राउंड में मैं केविन हॉलैंड को नहीं दे सकता क्योंकि गनर नेल्सन सीरियसली फाइट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था ग्राउंड में। सो ये राउंड मैंने गनर नेल्सन को दिया और मेरा स्कोर हो गया 29-28। जजेस का भी ये स्कोर था 29-28, 29-28, 29-28। यार इस फाइट के बारे में मैं क्या कहूँ, इट वॉज अ ग्रेट फाइट। ठीक है, पहले के केविन हॉलैंड और इस वाले केविन हॉलैंड में मैंने एक फ़र्क देखा कि ये केविन हॉलैंड जो है ना बॉटम पोजीशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और सही बात ये भी हो सकती है कि शायद जो केविन हॉलैंड ने खुद भी कही कि 185 में उसके इससे 30-40 पाउंड हायर वेट वाले लोग रहते हैं, इसलिए उनकी पावर जो है ज़्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल होता है। वहाँ 170 पाउंड में वो कंट्रोल कर सकता है, जो कि उसने करके दिखाया। मेरा मानना है कि केविन हॉलैंड को अगर एक्चुअली कभी चैंपियनशिप के लिए जाना है तो 170 पाउंड ही उसके लिए परफेक्ट है। ये बात अलग है कि वो मैवरिक टाइप कभी 185 में जा सकता है, कभी 170 में जा सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में एक बार सिर्फ 2-3 साल के लिए वो डेडिकेटेड रहे और किसी एक वेट क्लास में कुछ करे, बिकॉज ऑन हिज ओन डे ही कैन बी अ वर्ल्ड बीटर। एनीवेज, को मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। बाय द वे, केविन हॉलैंड भी अंडरडॉग था। चलिए मेन इवेंट की तरफ चलते हैं, माफ़ कीजिएगा, को मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फाइट थी को मेन इवेंट ब्लाहोविच वर्सेस कार्लोस उल्बर्ग। जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई थी तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आ रही थी कि कार्लोस उल्बर्ग एक्चुअली ब्लाहोविच से तेज है, स्पीड उसकी ज़्यादा है, जिस बात पे कोई अचरज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने पहले ही इस बारे में बात की है। बट लेग किक दोनों की कनेक्ट हो रही थी, पर ब्लाहोविच की जो लेग किक थी वो ज़्यादा डैमेजिंग नज़र आ रही थी। ये राउंड बहुत क्लोज था, बट मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत एज जो थी अगर किसी को, तो वो यान ब्लाहोविच को थी। दूसरा राउंड जैसे ही स्टार्ट होता है तो यान जो है कुछ अच्छी स्ट्राइक कनेक्ट करता है, बट बीच में 2 मिनट से लेके लगभग 3.5 मिनट तक काफ़ी अच्छी स्ट्राइक्स कनेक्ट करता है कार्लोस उल्बर्ग। उसके बाद यान जो है मैं फाइट इस राउंड में वापसी करता है, बट फिर भी ये राउंड में थ्रू आउट द राउंड हल्की सी एज जो है वो कार्लोस उल्बर्ग की बनी रही। तो मैंने ये राउंड कार्लोस को दिया और मेरा स्कोर हो गया 19-19। तीसरा राउंड जो था वो इस पूरी फाइट का सबसे बेहतरीन राउंड था, अच्छा खासा बैक एंड फोर्थ था, बट मेरा मानना था कि ये राउंड सबसे क्लियर कोई राउंड था। पहले राउंड को भी किसी को भी दिया जा सकता है, दूसरे राउंड को भी किसी को भी दिया जा सकता है, पर मेरे हिसाब से थर्ड राउंड अगर किसी का था तो वो यान ब्लाहोविच का था और मेरा स्कोर हो गया 29-28। यान ब्लाहोविच मेरे हिसाब से जीत रहा था। जजेस का मानना है कि वो मेरे से उल्टे हैं, उनका मानना है कि 29-28 उन्होंने कार्ल सोलबर्ग को दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कार्ल सोलबर्ग, ही वन दिस फाइट एंड ही डिफीटेड फॉर्मल नॉट फॉर्मल बट फॉर्मर यूएफसी चैंपियन। यार मैं अभी फाइट खत्म हुए 2 मिनट हुआ है, बट अभी भी मेरे को लगता है कि यान ब्लाहोविच इस फाइट को जीता है। पर जैसे कि मैंने कहा कि पहले के 2 राउंड जो थे वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, किसी को भी दिए जा सकते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये रॉबरी है। ये रॉबरी तो नहीं है। और दूसरी बात, एक्चुअली मेरी जितनी जितनी इज्जत कार्लोस उल्बर्ग के लिए पहले थी ना, उससे थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि कार्लोस उल्बर्ग मेरे को पक्का नहीं था कि वो प्लान को फॉलो करेगा नहीं करेगा। कार्लोस उल्बर्ग ने जो प्लान बना के आया था वो इसी प्लान को उसने फॉलो किया। तो कार्लोस उल्बर्ग में डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन मेक्स, अगर पावरफुल फाइटर है ना तो उसको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा खतरनाक बना देता है। सो आई एम हैप्पी फॉर कार्लोस बट आई एम लिटिल बिट सैड फॉर यान ब्लाहोविच बिकॉज वी ऑल लव यान ब्लाहोविच। और उसका परफॉर्मेंस कोई बेकार नहीं था और मेरे ऐसे लोगों का तो मानना है कि वो फाइट जीता है। एनीवेज, चलते हैं मेन इवेंट की तरफ।
मेन इवेंट था शॉन ब्रेडी वर्सेस लियोन एडवर्ड्स के बीच। पर दोस्त क्या बताऊं, इस मेन इवेंट की कहानी बहुत सिंपल सी है। पहला राउंड शॉन ब्रेडी डोमिनेंट राउंड, दूसरा राउंड शॉन ब्रेडी डोमिनेंट राउंड, तीसरा राउंड शॉन ब्रेडी डोमिनेंट राउंड, चौथा राउंड फाइट खत्म, शॉन ब्रेडी विन। इट वॉज अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस बाय शॉन ब्रेडी। और जहाँ तक लियोन एडवर्ड्स की बात है, मेरे ख्याल से लोगों ने लियोन एडवर्ड्स नाम का जो पजल है वो पूरी तरह सॉल्व कर लिया है। अब हर दूसरा बंदा लियोन एडवर्ड्स को रेसल करने की सोचेगा। और जहाँ तक शॉन ब्रेडी की बात है, दोस्त उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि शौकत के बाद अगर नेक्स्ट टाइटल शॉट किसी को मिलना चाहिए तो मेरे हिसाब से शॉन ब्रेडी को मिलना चाहिए। मेरे को अब ये भी नहीं लगता कि उसको एक आध फाइट और भी करने की ज़रूरत है, बट फिर भी देखेंगे क्या होता है। इट वॉज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। शॉन ब्रेडी के बारे में मेरे को दिल में हमेशा ही ऐसा कि ही वॉज वेरी गुड फाइटर, बट ही इज़ एक्चुअली बेटर देन आई वॉट आई थिंक। एंड टू बी ऑनेस्ट, there is no chance that Leon Edwards will be champion again. That is sad, but Leon Edwards जो है वो इस फाइट के बाद लग रहा है कि इवॉल्व नहीं किया फाइट के साथ। एनीवेज 5 बज गए हैं, सोने का टाइम हो गया है, तो अपन सोने जाते हैं दोस्त। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इनफर्ट जंग की, लड़ेंगे जीतेंगे। टेक केयर।